नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एनके ज्योग्राफी पॉइंट के इस परिवार में। आज एक महत्वपूर्ण अवसर पर कहते हैं और जो बेरोजगार विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। इन दिनों सरकार बेरोजगारों पर कम ही सही लेकिन मेहरबान तो अच्छी हो रही है। धीरे धीरे कम कम मात्रा में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही है। खैर, सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी के लिए शुभकामनाएं। हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, जो 2024-25 का विज्ञापन राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है। ठीक इस समय मध्य रात्रि को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अक्सर मैं कभी लाइव आता नहीं हूँ क्योंकि समय की अपनी मजबूरियां हैं और ज्ञान की अपनी सीमाएं हैं। खैर, किसी भी हालात में मैं ये कोशिश करता हूँ कि रिकॉर्डेड रूप में भी आप तक ये सेशन पहुँचे जरूर। तो मोटी मोटी बात मैं आपको ये बता दूं कि इस सेशन में एक तो मैं बात करूंगा विज्ञापन को लेकर के। विज्ञापन में जो भी महत्वपूर्ण शर्तें हैं उन पर संक्षिप्त में बात कर लूंगा मैं। और कुछ विद्यार्थी जो फॉर्म भर देने के बाद भी ऊहापोह की स्थिति में रहते हैं, उन सब का क्लियरिफिकेशन करूंगा। और दूसरा, मैं भूगोल का स्टूडेंट हूं तो थोड़ा भूगोल के संदर्भ में बात करूंगा। और बाकी आपसे इस भर्ती को लेकर के भी थोड़ा डिस्कशन होगा कि हमें किस तरीके से क्या तैयारी करनी है, इस अपॉर्चुनिटी को किस रूप में लेना है। और दूसरा, जो पूर्व में मैंने ज्योग्राफी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रयास किया था, हालांकि मेरे प्लेटफॉर्म के बहुत सारे विद्यार्थी इस बात से जानते हैं अच्छी तरीके से और वो आज भी इंटरव्यू के बैच से जुड़े हुए हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं या किस मटेरियल से आप मेरे से जुड़ सकते हैं, उस पर भी मैं ज्योग्राफी के बारे में बात करूंगा। बाकी विस्तार से अलग अलग सेशन के अंदर अलग अलग वीडियोस में हम बात करेंगे या संक्षिप्त में सामान्य बात करेंगे। भूगोल के संदर्भ में आपकी अपॉर्चुनिटी पर भी बात करेंगे। तो पहले हम इन विज्ञापन के बारे में जान ले। देखो, ये एक अनएक्सेप्टेड भर्ती है जो हमारी आशा से या हमारी अपेक्षा से बिल्कुल हटकर की भर्ती आई है। कोई भी इसकी ये उम्मीद नहीं करता था कि इतनी जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ जाएगी। हालांकि मेरा मानना था 2025 के अंत में कोई भर्ती आ सकती है, लेकिन लोक कल्याणकारी सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो जनता के हित में कार्य करे और यूं समझ लें ये जनता के हित में एक कार्य है। दूसरी चीज, इस समय द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती भी है और स्कूल व्याख्याता भी आपके सामने है और रीट भी आपके सामने, तो बड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो वैसे अलग अलग जो शिक्षक होते हैं उन्होंने मैक्सिमम डाल रखा है कि किसकी क्या तैयारी करनी चाहिए। और यदि आपका कोई असमंजस्य है अभी भी इतने ट्यूटरों को पढ़ने और सुनने के बाद, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं रहता है हर चीज को मैनेज करके ये डालने का। एक सामाजिक प्राणी भी हूँ और हमेशा कॉलेज में बच्चों से बहुत लगाव रहता है, तो 6 के बजाय 7 से 8 घंटे कॉलेज में बिताता हूँ और उसके बाद ऑनलाइन जो स्कूल लेक्चरर है उनसे संबंधित काम करता हूँ, तो थोड़ा समय कम बचता है। फिर भी मेरे जो पर्सनल स्टूडेंट है उनसे मैं बात करता हूँ। आपको भी किसी भी तरीके की कोई ऊआपू है इस संबंध में, तो आप अपने प्लेटफॉर्म के व्हाट्सएप नंबर पे डाल दें। हालांकि मैंने यहाँ डाल रखा है, 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ, ये चीजें आप नोट कर लें। इस नंबर पे 8619546073 आप किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित है, किसकी आप तैयारी कर रहे हैं, क्या आपके मन में असमंजस की स्थिति है, वो इस व्हाट्सएप पे लिख के आप डाल दीजिए ताकि वॉइस के जरिए मैं आपको जवाब दे पाऊं। अब जरूरी नहीं है कि ये जवाब आपको हाथों हाथ मिले, टाइम भी लगेगा, लेकिन मैं व्यवस्थित सोच समझ करके आपको जवाब दे दूंगा। जिस भी भर्ती के अंदर आप लगे हुए हैं मन के साथ लगे रहे, थोड़ा गुरुजनों का गाइडेंस लेकर के बने रहे। और दूसरा, ये जो इस भर्ती की बात कर रहा हूं मैं कि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई है,
जब स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड की भर्ती के पद देखे तो आपको ऐसे लगा यार पद बहुत कम है, क्या भर्ती क्या हम तैयारी करें, बहुत नर्वस आप शिकार हो गए। जहां तक मैं मानता हूं कि ये पद कम नहीं है। हाँ, सेकंड ग्रेड के लिए कुछ सब्जेक्टों के अंदर पद कम है, लेकिन जैसे स्कूल लेक्चरर में भूगोल के 210 पदों पे भर्ती हो रही, हाँ बाकी सब्जेक्टों में कुछ में कम है, बैकलॉग से भर गए, भूगोल में 210 पदों पे भर्ती हुई है। इतनी भर्ती 2013 में जब हम लगे थे उतनी पोस्टें थी नहीं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी स्कूल व्याख्याता में भी है। और इस भर्ती में जब बच्चे ये विज्ञापन आया, आज को ही जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे पहले विज्ञापन आया, तो कई बच्चों ने ये मैसेज डाल दिया, सर ये तो भर्ती बहुत छोटी है। अरे भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर की और 50-50, 40-40, 60-60 पदों की भर्ती आ रही है, और क्या चाहिए। ये छोटी नहीं है, ये दिखने में भले ही छोटे दिखें, तैयारी करने वाले बच्चे के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उन्हें डट करके तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो हम स्टेप वाइज स्टेप बात कर लेते हैं। हर चीज पे मैं अलग अलग सेशन के अंदर बात करूंगा और खुल करके हम बात करेंगे ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। तो सीधे मैं विज्ञापन पे आ जाता हूं। 2024-25 का ये वृत्ति विज्ञापन है। अभी हम सीधे विज्ञापन पे आ जाते हैं। ये विज्ञापन है, वैसे आपको दिख रहा हो, थोड़ा क्या है कि इसकी वो स्लाइड है वो छोटी है। तो वैसे नॉर्मली जहाँ जहाँ चीजें हाईलाइट करनी, मैं जिसको बताना चाहता हूँ वो चीजें मैं अपना नोट प्रिंट लेकर के आया हूँ कि किन किन चीजों पर हमें बात करनी है। तो वैसे नॉर्मली आप सब जानते हैं ये 575 पदों के लिए भर्ती है। तो नो डाउट इसमें आपको किसी भी तरीके का असमंजस नहीं होना चाहिए। ये 575 पदों की भर्ती है और आप विज्ञापन के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पद देख सकते हैं। एक डाउट यहाँ क्लियर कर देता हूँ, किसी भी तरह का बैकलॉग इसके अंदर नहीं है। यदि बैकलॉग होता तो ये अलग से है, वो जारी करते, पूरा शेड्यूल जारी करते उसके अंदर पदों का, और अभी वर्गवार क्लासिफिकेशन हो सकता है आरपीएससी अलग से जारी करें। तो अभी तक 575 पदों की भर्ती है। ओके, अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ज्योग्राफी के अंदर 60 पद है, मेजर सब्जेक्टों की। वैसे आपने देख लिया होगा, ज्योग्राफी के अंदर 60 पद है, हिंदी में 58 पद है, हिस्ट्री में 31 है, और राजनीति विज्ञान में 52 पद है। जहां तक मैं समझता हूं ज्योग्राफी से ज्यादा किसी के अंदर पद नहीं है, तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है भूगोल वालों के लिए। लेकिन बाकी वाले भी निराश नहीं हो, 40-50 ये पद अपने आप में बहुत बड़े पद माने जाते हैं। ठीक है, एक जो भी कंफ्यूजन विद्यार्थियों का है मैं उसको सॉल्व करते जाऊंगा। सबसे पहला देखो, अभी आरपीएससी ने सब स्टूडेंट को डरा रखा है कि कौन कितना आवेदन भरेगा, गलत हो गया तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। उस संबंध में मैं क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूं कि नोट में लिखा हुआ है कि यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करना चाहता है तो प्रत्येक विषय हेतु पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेगा। यदि आप अलग अलग विषय में योग्यता रखते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक विद्यार्थी एक ही विषय में देगा। ओके, एक क्लियरिफिकेशन या मुझे याद आ गया, मैं कर देता हूं। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर ग्रेजुएशन में हमारे वो सब्जेक्ट नहीं है जो हमारा पीजी है, नेट है, क्या हम एलिजिबल है या नहीं है। मैं कहता हूं आज की तारीख में आप एलिजिबल है। फॉर द एग्जाम्पल, आपने साइंस बैकग्राउंड में पीसीएम के साथ आपने बीएससी किया होगा, और बीएससी के बाद आपने ज्योग्राफी से कर लिया या हिस्ट्री से आपने पीजी कर लिया, आपने नेट कर लिया, जेआरएफ जो भी कर लिया, आप एलिजिबल है। ओके, ये आपका क्लियरिफिकेशन है, एकदम डाउट क्लियर है। दूसरी चीज, ये यहां बैकलॉग का दिया हुआ है, वैसे इसमें बैकलॉग है नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं बैकलॉग का नियम क्या होता है। जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले बच्चे भी कभी कभार मेरे से पूछते हैं कि सर ये बैकलॉग किस तरीके से होता है, क्या भरा होता है। तो इसमें एकदम क्लियरिफिकेशन इसमें दिया हुआ है कि 2013 का एक सर्कुलर है जिसमें किसी वर्ग विशेष की सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए एक सर्कुलर जारी हुआ 2023 में। उसमें यह लिखा हुआ है कि किसी भी भर्ती में इस श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं।
यानी ये SC ST इनके लिए ये सर्कुलर आया, OBC के लिए भी है, लेकिन अभी SC ST की बात चल रही है। यदि इसके लिए कोई भी भर्ती आई, उसके अंदर अभ्यर्थी पात्र उपलब्ध नहीं होता है, तो आरक्षित रिक्तियों को पश्चवर्ती 3 भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाता है। ध्यान से सुनना, किसी एक भर्ती के अंदर यदि किसी वर्ग के पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, जैसे 10 पदों के लिए SC का कोटा था, SC के 5 ही पद भर पाए हैं, तो वो 5 पद किसी दूसरे वर्ग से नहीं भरे जाएंगे, और वो 5 पद आगामी 3 भर्ती वर्षों तक, 3 भर्ती वर्षों का मतलब होता है 3 भर्तियां विद्यार्थियों, न कि 3 वर्ष। ध्यान से सुनना, 3 भर्तियां, जैसे एक भर्ती 2022 में आई जिसमें रिजर्व कोटे के 5 पद शेष रह गए, 2023 में भर्ती नहीं आई, 2024 में आई तो ये 1 भर्ती वर्ष माना जाएगा, फिर 25 में आई तो 2 भर्ती वर्ष हो गया, 26 में भी नहीं आई, 27 में भी नहीं आई, और 28 में आई तो 3 भर्ती वर्ष हो गया। 3 भर्ती वर्षों तक जब तक बैकलॉग नहीं भरा जाता, वो बैकलॉग माना जाएगा। यानी पहला बैकलॉग, यानी पहली जो भर्ती में खाली रहा है उसको अगली भर्ती में ऐड करेंगे, वहां भर गया तो बैकलॉग क्लियर, वहां नहीं भरा तो अगली भर्ती में करेंगे। इस तरीके से एक भर्ती के अंदर पद खाली रह जाते, 3 वर्षों तक इसको है वो बैकलॉग के द्वारा भरा जाता है, और 3 वर्ष हो जाते हैं उसके बाद वो बैकलॉग कोटा है वो खत्म हो जाता है। तो 2022 वाली भर्ती का बैकलॉग कोटा है वो अगले 3 वर्ष भर्तियों के बाद भरा जाएगा, और उसके बाद में यानी 3 भर्तियों तक भरा जाएगा, उसके बाद में उसको जनरल प्रक्रिया से भरा जाएगा। ओके। और दूसरा इसमें बहुत बढ़िया बात लिखी है कि ईडब्ल्यूएस के लिए बैकलॉग नहीं है विद्यार्थियों, साफ लिखा है कि ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र व उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा, यानी ये पद जनरल में मान लिए जाएंगे। बात एकदम क्लियर हो गई। जनरली नहीं, उनका सामान्यीकरण होगा। सामान्यीकरण होगा का मतलब उसको रिजर्वेशन कोटे के अकॉर्डिंग उसको बांटा जाएगा। उसके बाद में एक चीज लिखी है, ये बैकलॉग कोटे में विधवा और इनके लिए भी है, तो इनके ध्यान रखना, विधवा, विवाह विच्छिन्न, परित्यक्ता, तलाकशुदा, आपको पता है ये अलग अलग कैटेगरियां हैं, वैसे पढ़ी लिखी महिला इसके बारे में जानती है। इनके संबंध में विद्यार्थियों ये नियम है कि यदि किसी भर्ती के अंदर पात्र ये नहीं मिलते हैं, माना कि जैसे 2 अलग अलग कैटेगरी है, एक तो है विडो की और एक डाइवोर्स की है, तो जैसे विडो में नहीं मिलता है, यदि विडो की कैटेगरी खाली रह जाती तो उसको डाइवोर्स से भरा जाएगा, ध्यान रखना ये होता है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि अंतर परिवर्तन द्वारा भरा जाएगा, विडो नहीं मिलेगी तो डाइवोर्स से भरा जाएगा, डाइवोर्स नहीं मिली तो विडो से भरा जाएगा, ये एक ही भर्ती के अंदर ये मामला होगा। और यदि, हाँ एक चीज इसमें लिखा है कि यदि रिजर्व कैटेगरी की महिलाएं मिलती नहीं है तो सामान्य महिलाओं के द्वारा इसको भरा जाएगा, और यदि सामान्य महिला भी नहीं मिलती है, यानी महिला अभ्यर्थी उपलब्ध ही नहीं होती है, तो ये उसी भर्ती में पुरुषों के द्वारा भरा जाएगा, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब इस कैटेगरी का बैकलॉग नहीं होता है, ये आपको ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लेना। कोई इस तरीके का डाउट है वो इन कैटेगरी के विद्यार्थियों में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हाँ, ये जो 4 नंबर का नियम है ये है निशक्त जन के लिए, इनके लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता। अब इसमें समस्या होती है, यानी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है ये सीटें अलग से है कि नहीं है। जब इनका वर्गवार क्लासिफिकेशन आता है ना, तो विद्यार्थियों ये सीटें उसी वर्ग में से जानी है, यानी हॉरिजॉन्टल स्पष्ट लिखा हुआ है कि विशेष योग्यजन निशक्त जन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज हॉरिजॉन्टल है, अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के अंदर समायोजित किया जाएगा। हॉरिजॉन्टल की माना कि 5 सीटें हैं, और जब SC ST OBC इनके सारे जो हॉरिजॉन्टल, क्योंकि उनका SC ST नहीं माना जाता, वो हॉरिजॉन्टल वो इनके अंदर दिव्यांग के अंदर आते हैं, उन सब की मेरिट बनती है। तो जैसे 5 सीटें हैं और 5 सीटें यदि OBC वर्ग के आदमी आ जाते हैं तो उसको OBC वर्ग में से काट ली जाएगी। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में
हाँ, ये इसके लिए है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए। यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में वर्गवार क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल होगा। किसी वर्ग विशेष में पात्र और उपयुक्त, देखो पहली बात तो ये हो गई, ये भी हॉरिजॉन्टल होगा। और ये तो लफड़ा अभी राजस्थान के अंदर बहुत चला है, लेकिन आरपीएससी ने अभी भी उसी तरीके से रखा है। जितनी सीटें हैं, जिस वर्ग के एक्स सर्विसमैन आ रहे हैं, उस वर्ग में से वो जा रही है, और अभी भी यही मामला इसके अंदर है। आगे इसने लिखा है कि किसी वर्ष विशेष में पात्र व उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक अनुपलब्ध होते हैं तो उस दिशा में इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया से भरी जाएगी। यानी इनका बैकलॉग नहीं है। यदि किसी वर्ष यदि रिक्ति रह जाती है तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि सामान्य प्रक्रिया से भरी जाएगी। रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जाएगी। तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां, हाँ सॉरी, एक चीज इसमें और लिखी है, यदि पहली भर्ती वर्ष में यदि नहीं मिलती है तो अगले भर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत की जाएगी, और उसके बाद ये रिक्तियां हैं वो व्यपगत हो जाएगी। व्यपगत होने का मतलब है ये रिक्तियां खत्म हो जाएगी। एक साल के लिए यानी एक भर्ती वर्ष के लिए इनको बैकलॉग रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हाँ, दिव्यांगजन के लिए ये भी एक अच्छा रूल्स है। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बेंचमार्क निःशक्त जन की अनुपलब्धता के कारण किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जाएगी। और यदि आगामी भर्ती वर्ष में उपयुक्त बेंचमार्क निःशक्त जन उपलब्ध नहीं होता है तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अंतर परिवर्तन कर भरा जाएगा। और यदि उस वर्ष में कोई निःशक्त जन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्त जन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा। इसमें भी एक चीज और लिखी है कि निःशक्तता में भी एक साल का है वो बैकलॉग रखा जाएगा। एक भर्ती वर्ष के लिए बैकलॉग होगा और उसके बाद में ये जो पद है वो सामान्य प्रक्रिया से भर दिए जाएंगे। वैसे इनके अंदर मिल जाते हैं तो इतना ज्यादा डीप जाकर के उस पर ज्यादा डिस्कस करना उपयुक्त नहीं है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट नोट इसमें महिलाओं के लिए, उस पर बात कर लें। एक्चुअल में मैं ये सारी चीजें बात क्यों करता हूं, क्योंकि अभी बड़ा सेंसिटिव मामला है। हमारा लोक सेवा आयोग इस बात को लेकर स्ट्रिक्ट है कि गलत आवेदन नहीं आने चाहिए और संशोधन की प्रक्रिया भी बड़ी टफ है। एक महिलाओं के लिए है कि जो पहले आरक्षण की बात कर लें कि आरक्षण का लाभ केवल राज्य के मूल निवासी को ही मिलेगा। यानी SC ST OBC है वो राजस्थान को ही मिलेगा, बाकी वाले सभी सामान्य प्रक्रिया में जाएंगे। एक चीज इसमें है कि जैसे किसी दूसरे राज्य की महिला है, वो शादी करके राजस्थान में आ गई और आवेदन की तिथि से पहले आ गई। अब आप कहोगे उनका मूल निवास राजस्थान का हो गया, क्या वो आरक्षण का लाभ लेगी? ध्यान रखना, इसमें स्पष्ट लिखा है ऐसी महिला को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और यदि उस महिला ने बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना करके लाभ लेने की कोशिश की है तो वो गलत है, क्योंकि स्पष्ट लिखा है, देखो, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2013 में पारित निर्णय जो 2018 में आया था, माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की एक बेंच ने 2018 के अंदर निर्णय दिया था। उसके अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में SC ST OBC MBC वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए उसे सामान्य वर्ग के अंतर्गत आवेदन करना होगा। तो ऐसी महिलाएं जो विवाहोपरांत राजस्थान में आई और OBC इनका सर्टिफिकेट बनाती है तो ये गलत है, उसको इस प्रकार के आरक्षण का लाभ है वो नहीं मिलेगा। ये गहरी बातें होती है विद्यार्थियों, इस पर थोड़ा गौर करना होता है। अब एक चीज थोड़ा संशोधन की बात कर लें। अभ्यर्थी को जो भी ऑनलाइन आवेदन किया है वो ऑनलाइन आवेदन प्रत्यारित करने का विकल्प है। प्रत्यारित मतलब वापस लेने का विकल्प है, और वापस लेने का विकल्प कब तक है? ऑनलाइन आवेदन की संशोधन तिथि तक है। इसमें स्पष्ट लिखा है ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक
ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्यारित करने का विकल्प है। ये बात क्यों कह रहा है आरपीएससी कि यदि आपकी शैक्षिक अर्हता पूरी नहीं होती है या आप कोई गलत आवेदन कर देते हैं तो आप आवेदन कब तक वापस ले सकते हैं। तो आवेदन एक संशोधन, आगे मैं बताऊंगा संशोधन तिथि कब कब आती है, क्योंकि ये बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो संशोधन तिथि तक ये प्रत्यारित करने का विकल्प है वो उपलब्ध रहेगा। और हां, अब एक बड़ी गजब की बात है, यदि किसी व्यक्ति ने गलत आवेदन कर दिया, मैं आगे बताऊंगा कौन क्या गलत आवेदन है और इस भर्ती प्रक्रिया में सही आवेदन क्या है। स्पष्ट लिखा है कि असत्य व गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्यारित नहीं करना, यानी फार्म को वापस नहीं लेना, भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध है। विद्यार्थियों, इसे कम मत आंकना। ऐसे अभ्यर्थी को कालांतर में काउंसलिंग, पात्रता जांच और साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाए जाने पर आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित यानी डीबार कर दिया जाएगा। आरपीएससी ने स्पष्ट लिखा है कि यदि आपने गलत तरीके से आवेदन किया है और संशोधन तिथि तक वापस नहीं लिया और उसके बाद पात्रता में पता चल गया कि गलत आवेदन है तो आपको डीबार कर दिया जाएगा 1 साल के लिए। ओके, अच्छी बात है, थोड़ा गौर कर लें। और इनको ये बिल्कुल सामान्य नियम है और लागू किए गए नियम है आरपीएससी के द्वारा। हाँ, अब प्रश्न उठता है कि इस भर्ती परीक्षा के लिए शैक्षिक अर्हता क्या है। विद्यार्थियों में एक डर बिठा देते हैं कुछ यूट्यूबर लोग। क्या करते हैं, बड़ी हेडिंग देते हैं कि अब शैक्षिक अर्हता रखने वाला ही फॉर्म भर पाएगा। अब जो नया नया बच्चा आता बेचारा घबरा जाता है कि क्या शैक्षिक अर्हता मैं पूरी करूंगा, जैसे मेरी नेट हो गई तो भी मैं फॉर्म डाल सकता हूं क्या मैं पीजी फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं कर पाया तो भी फॉर्म डाल सकता हूं क्या। देखिए, आरपीएससी ने स्पष्ट लिखा है कि शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रावधान उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है या होने वाला है व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। फॉर्म कौन भर सकता है? फॉर्म, ध्यान से सुनना, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन प्रीवियस ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी एमए फाइनल में आपका प्रवेश हो जाना चाहिए जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं। या यूं समझें, आप अंतिम तिथि को फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए और आप फाइनल ईयर में आ जाने चाहिए। कई बार क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में बच्चे के सप्लीमेंट्री आ जाती है या उसका पेपर ड्यू रह जाता है। बहुत बड़ी गजब की बात कर रहा हूं विद्यार्थियों, यूनिवर्सिटियां ड्यू पेपर वाले को भी सेकेंड ईयर में अलाउ कर देती है, लेकिन आरपीएससी इसे नहीं मानती है। ध्यान से सुनना, यदि आपका प्रीवियस ईयर का कंप्लीट रिजल्ट आपके फॉर्म भरने से पहले पहले नहीं आया हुआ है, आप कोई ड्यू रह चुके हैं प्रीवियस ईयर में, आपको साक्षात्कार में रोक देंगे, साक्षात्कार देने नहीं दिया जाएगा। ऐसे केसेस मेरे सामने हैं। नंबर 2, आप फाइनल में आ गए, आपका प्रीवियस ईयर का रिजल्ट आ गया, आप फाइनल में आ गए, आप इस असमंजस की स्थिति में है कि मेरे नेट हुई नहीं, कोई लेना देना नहीं है नेट का। यहां आप शैक्षिक अर्हता की बात हो रही है, वो एक अलग क्वालिफिकेशन है नेट। तो अब आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होगी। अब दूसरा चीज क्या लिखा हुआ है कि जो भी आपकी पात्रता है, जैसे पीजी आपकी पात्रता है, उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूरक शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। अब सुनना ध्यान से, इंटरव्यू से पहले आपके फाइनल का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब इंटरव्यू से पहले का क्या मतलब होता है, विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहते हैं। साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय है साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक। यहां बात नोट करें, बच्चे कहते हैं सर इंटरव्यू से पहले हमारा रिजल्ट आना चाहिए, और यहां मैं ये कहूंगा कि इंटरव्यू से पहले रिजल्ट भी आना चाहिए, यानी पीजी कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस आपकी नेट भी इस दिन कंप्लीट हो जानी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बात कर रहा हूं, नेट भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब सुनो,
यहां साक्षात्कार की क्या बात है, जैसे कोई बच्चा ज्योग्राफी का है और उसका इंटरव्यू होना है माना कि 2025 की दिसंबर की 5 तारीख को। ध्यान से सुनना, ज्योग्राफी के इंटरव्यू शुरू हो गए सितंबर की 2 तारीख को। जिस दिन पहला इंटरव्यू शुरू हुआ है, यानी सितंबर की 2 तारीख को इंटरव्यू शुरू हुआ है, ज्योग्राफी के सभी बच्चों को 2 सितंबर तक अपनी अर्हता कंप्लीट कर लेनी होगी, चाहे किसी बच्चे का इंटरव्यू दिसंबर में क्यों ना हो। ओके, अब बात आपको मोटी मोटी समझ में आ गई होगी कि जिस सब्जेक्ट का, अब जरूरी नहीं, अब जैसे देखो माना कि हिंदी का इंटरव्यू है वो 2025 में 2025 के अंदर जुलाई को शुरू हो रहा है। हिंदी का इंटरव्यू ज्योग्राफी वाले बच्चे की शैक्षिक अर्हता को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, तो ज्योग्राफी का इंटरव्यू जिस डेट से शुरू होता है उस डेट में ज्योग्राफी के जितने सारे बच्चे हैं उन सबको शैक्षिक अर्हता कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ये बात यही कहती है, ये लाइन पूरी की पूरी। ओके, अब पे बैंड और ग्रेड पे पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, जब लग जाओगे तब सबको पता चल जाएगा। आयु सीमा की बात की गई है 1 जुलाई 2025, ध्यान से सुन लेना, 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष, यानी कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, ये सामान्य है। पहले कम वाले पे बात कर लेता हूं। 1 जुलाई 2025 को आप 21 साल के हो जाने चाहिए तो ही आप एलिजिबल है, अन्यथा एलिजिबल नहीं है। और ध्यान रखना, ये डेटें आगे चेंज नहीं होगी। ये भर्ती यदि थोड़ी बहुत आगे भी खिचकती है एग्जाम वगैरह तो कोई इसमें मिनिमम चेंजेस नहीं होगा। मैक्सिमम उम्र है वो एक जनरल 40% है, लेकिन बहुत सारी इसमें छूटें दी गई है। कुछ मेजर छूट मैं बता देता हूं, जैसे SC ST OBC और EWS MBC वगैरह के जो पुरुष वर्ग है उनको 5 साल की छूट दी गई है। ये पुरुष वर्ग के लिए बात हो रही है, ठीक है। पुरुष अभ्यर्थी SC ST वगैरह इनके लिए 5 साल की छूट है। और यदि सामान्य वर्ग की वीमन है, सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए कोई छूट नहीं है विद्यार्थियों। जनरल कैटेगरी के पुरुष के लिए कोई छूट नहीं है, जबकि जनरल कैटेगरी की महिला के लिए 5 वर्ष की छूट है। और कैटेगरी वाइज यानी SC ST उन पुरुषों के लिए 5 साल की छूट है, जबकि SC ST OBC MBC EWS इनकी यदि वीमन है, महिलाएं हैं, तो इनको 10 वर्ष की छूट दी गई है। यानी 50 साल की उम्र वाली महिला भी एग्जाम दे सकती है। ध्यान रखना, ये अधिकतम आयु में छूट है, मिनिमम आयु में छूट का कोई प्रावधान है वो नहीं है। ओके, और इसके अलावा यदि कोई महिला विधवा है या परित्यक्ता वगैरह है तो उनकी मैक्सिमम आयु सीमा में कोई प्रकार का बैरियर नहीं है, यानी किसी भी तरीके की अधिकतम आयु सीमा नहीं है। वो 60 वर्ष तक की उम्र, यानी 60 वर्ष से एक दिन भी कम है तो वो फॉर्म भर सकती है, अप्लाई कर सकती है। और बाकी प्रतिरक्षा वाले में है तो ये जनरली उन सबको जानकारी है, इतना समय वेस्ट नहीं करें। और फिर नीचे आ जाता हूं मैं, क्योंकि अभी कुछ मेजर बातें और इस पर डिस्कस करनी है। हाँ, चयन प्रक्रिया पे आ जाएं। हाँ, अभी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव किया गया है या यथावत रखा है। वैसे परीक्षा की प्रक्रिया को इस नोटिफिकेशन में बिल्कुल यथावत रखा गया है। अभ्यर्थियों का चयन है वो प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा। नॉर्मली राजस्थान ये स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन ये हमारे यहाँ लागू नहीं होगी, यानी इस भर्ती के अंदर लागू नहीं होगी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि अलग अलग पेपर है वो तैयार करें। ठीक है, उसके बाद में मूल रूप से इनकी जो मेरिट बनेगी विद्यार्थियों वो रिटर्न परीक्षा और साक्षात्कार से होगी। लिखित परीक्षा का मतलब बहुविकल्पीय जो 3 प्रश्न पत्र होंगे
आगे मैं परीक्षा का जो स्कीम है वो भी बता दूंगा। वैसे सब लोग जानते हैं, तुम और नए स्टूडेंट है तो उनके लिए बता दूंगा। उनकी मेरिट बनेगी दोनों की, कॉमनली 224 नंबर का दोनों का मिला करके बनाया जाएगा। 200 नंबर का पेपर होगा जिसमें 3 पेपर है, 75 प्लस 75 प्लस 50। 75 के 2 पर एग्जाम इसके होंगे अपने सब्जेक्ट के पेपर, और 50 का होगा जीके का पेपर। ठीक है, देखो परीक्षा का स्थान व माह अभी निश्चित नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने तो कमेंट्स करके पूछ लिया कि सर आप एक अनुमानित बता दीजिए कि ये परीक्षा कब होगी। जहां तक मैं मानता हूं कि अभी पहली प्राथमिकता इनकी रहेगी रीट को करवाने की, मतलब राजस्थान सरकार की। चलो आरपीएससी रीट नहीं करवाती, फिर भी एक पूरी प्रशासनिक बॉडी होती है स्टेट की, तो उसका थोड़ा ध्यान रहता है। तो रीट अभी जल्दी होने वाली है। रीट के बाद मुझे पॉसिबिलिटी लगती है स्कूल लेक्चरर की। हाँ, उसके बाद में रीट के बाद अध्यापक 3rd ग्रेड की जो वैकेंसी जाएगी उसका सिनेरियो बाद में तय होगा, पहले कोई हम बात नहीं कर सकते उस पर। स्कूल व्याख्याता की तो मैंने कई बच्चों को कह रखा है कि आप एक अनुमानित महीना है वो मई जून लेकर के चलें, मई जून। उसके बाद में 2nd ग्रेड के चांसेस है। तो ये भर्ती जहां तक मैं कहता हूं इनका जो एग्जाम वगैरह है ये अक्टूबर नवंबर से पहले संभावित नहीं है। जुलाई से पहले तो आप मान के ही मत चलिए, अक्टूबर नवंबर जा सकती है। तो मैं कहूंगा जुलाई के बाद में ही होगी। बाकी आपको बता दिया जाएगा, पाठ्यक्रम जल्दी डाल दिया जाएगा। और आवेदन की बात है तो ये 12 जनवरी 2025 से शुरू होंगे और 10 फरवरी तक चलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट थोड़ा आवेदन पत्र के संशोधन के बारे में बता दूं, क्योंकि ये विद्यार्थियों की पीड़ा रहती है। क्योंकि अब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ओटीआर हो रहा है, और यदि आपने जानकार ई मित्र वाले से काम नहीं करवाया और सामान्य किसी सीखने वाले बच्चे के पास चले गए और यदि फॉर्म गलत भर दिया और आपने ध्यान नहीं रखा, तो बहुत कम कंडीशंस आपकी रहती है कि आप संशोधन के लिए एलिजिबल हो। देखो क्या संशोधन हो सकता है, कब संशोधन हो सकता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। एक चीज ध्यान रखना, जब आप ओटीआर करते हैं तो ओटीआर प्रोफाइल के अंदर जब आपका नाम लिख दिया जाता है, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग, ये चीजें चेंज नहीं होगी विद्यार्थियों। आपने अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन किया और उसके बाद आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो अब फॉर्म के अंदर यदि कोई आपकी त्रुटि हुई तो नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग ये चेंज नहीं होगा। लिंग एक कंडीशंस में चेंज होता है, वो भी किसके लिए मैं आगे बता दूंगा। ऐसी महिला जिसने फॉर्म अप्लाई कर दिया लेकिन फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसके पति की सडन डेथ हो जाती है और वो परीक्षा से पहले, आगे में इसका पूरा नियम दिया हुआ है, परीक्षा से पहले विधवा सर्टिफिकेट बनाती है तो आरपीएससी उसका लिंग परिवर्तन एक्सेप्ट करती है सारे डॉक्यूमेंट के साथ। बाकी किसी भी हालत में आपका लिंग परिवर्तन का एक्सेप्ट नहीं होगा। यानी इन चीजों को छोड़ करके अतिरिक्त अन्य कोई त्रुटि है उसका संशोधन किया जा सकता है। लेकिन संशोधन होगा कैसे, स्पष्ट लिखा हुआ है। कोई भी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिन के भीतर 500 रुपए के शुल्क से आवेदन संशोधन कर सकता है। 2 बार विकल्प दिया जाएगा। एक बार विकल्प आपको दिया जाएगा, या तो आपने आवेदन भर दिया लेकिन अंतिम तिथि गई नहीं है तो अंतिम तिथि तक आप कर सकते हैं। चलो अंतिम तिथि चली गई, अंतिम तिथि के 10 दिन बाद भी उसका संशोधन पोर्टल स्टार्ट रहेगा, आप उस तक कर सकते हैं। एक विकल्प तो ये। दूसरा विकल्प यह है कि आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा, यानी परीक्षा की डेट घोषित होती है उसके 60 दिन पहले, यानी परीक्षा की तिथि से 60 दिन पहले 7 दिन के लिए एडिट विकल्प खोला जाएगा।
ये आपको आरपीएससी की साइट पे ध्यान रखना होता है। 2 बार ये आरपीएससी विकल्प देती है, एक बार तो फॉर्म भरते समय लास्ट डेट तक या उसके 10 दिन बाद, दूसरा वो विकल्प देती है एग्जाम की तिथि से 60 दिन पहले, और केवल 7 दिन के लिए ये पोर्टल खोला जाएगा, उस दौरान है वो आप संशोधन कर सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन है वो आरपीएससी स्वीकार नहीं करती है, ये इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। इसके पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ओके, हाँ, उसके बाद में एक और चीज लिखी जो मैं अभी बता रहा था, या नोट करके लिखा है कि विच्छिन्न विवाह, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यायालय के द्वारा पारित विच्छिन्न विवाह यानी डाइवोर्स डिक्री जारी होने की स्थिति में ही वर्ग परिवर्तन हेतु आयोग द्वारा उपलब्ध करवाए गए ऑनलाइन संशोधन के अवसरों का उपयोग कर सकती है। यदि ऐसी कोई महिला, जो मैंने बताया ना कि बाद में डाइवोर्स हो जाता है, तो वो डाइवोर्स सर्टिफिकेट है उसके पास तो ही संशोधन कर सकती है, उसी समय, अन्यथा नहीं कर सकती। और इसके बाद एक चीज इसमें और लिखी हुई है कि ये जो आप संशोधन कर रहे हैं, ये संशोधन आपकी जानकारी से ही होगा, कोई भी दूसरा आपका संशोधन नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात अभ्यर्थी को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है और संशोधन की पुष्टि ओटीपी के माध्यम से होती है। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी बिना अनुमति के, मोबाइल नंबर अपने पास रखना, फॉर्म के अंदर वही मोबाइल और ईमेल देना जिससे आपको जानकारी मिलती है, उस पर ही वो सारी चीजें आती है। और ध्यान रखना, परीक्षा का आयोजन हो गया है, उसके बाद किसी भी तरह का संशोधन नहीं होगा आवेदन में। कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर इंटरव्यू से पहले खोलेंगे, लेकिन यहां आरपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जाएगा, किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा। और ये जो प्रक्रियाएं बताई गई है, इसके अलावा और कोई प्रक्रिया नहीं है जिसके माध्यम से विद्यार्थी संशोधन कर सकता है। कोई ऑफलाइन या कोई अन्य तरीका नहीं है जिसके कारण यह आवेदन पत्र आपका संशोधन का स्वीकार किया जा सके। हाँ, 2-4 चीजें और है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो विशेष योग्यजन या दिव्यांगजन है, विकलांग व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति को आपको पता होता है श्रुत लेखक की सुविधा मिलती है। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं श्रुत लेखक की सुविधा कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है। उसको लेकर के भी आरपीएससी ने बिल्कुल स्पष्ट गाइडलाइन दी है। यहाँ छोटी दिखती है तो मेरे पास पैम्पलेट है, उसके माध्यम से मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा। यदि आप श्रुत लेखक चाहते हैं विद्यार्थियों, तो पहली मर्तबा ही जब आप फॉर्म भरते हैं उसमें आपकी विशेष योग्यजन की श्रेणी और श्रुत लेखक का विकल्प चयन करें। यदि आपने श्रुत लेखक का विकल्प चयन नहीं किया है और कोई सडन आपका कारण नहीं बनता है तो आपको श्रुत लेखक नहीं मिलेगा। ओके, एक तो ये हो गया। और यदि आप पात्र है, क्योंकि एलिजिबिलिटी की नीचे शर्तें लिखी है, तो ही आप श्रुत लेखक प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। निर्देशों की पालना, जो भी अक्षरश आरपीएससी ने दिए हैं उनकी अक्षरश पालना करनी जरूरी है। अब आपको कैसे मिलेगा, इसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई दिव्यांगजन श्रुत लेखक लेना चाहता है तो परीक्षा दिन से कम 1 दिवस पूर्व दिव्यांगता का वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र और श्रुत लेखक का वचन पत्र, दोनों ही का, बिठाने वाले का और बैठने वाले का, वचन पत्र मतलब शपथ पत्र, श्रुत लेखक की फोटो पहचान पत्र और उनकी पूरी शैक्षिक योग्यताओं की प्रतिलिपियां स्वहस्ताक्षरित केंद्राधीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी। यदि आपने फॉर्म के अंदर भरा है और लेना चाहते हैं तो एक दिन पहले सेंटर सुप्रीडेंट के पास जाकर के ये सारी चीजें अवेलेबल करवानी होगी। सेंटर सुप्रीडेंट ही आपको परमिशन देगा आपके आवेदन पत्र में देख करके कि इसने विकल्प मांगा है, इसका चिकित्सा प्रमाण पत्र सही है, इनको दिया जाना चाहिए, तो वो आपको उपलब्ध करवाएंगे। और हां, यदि श्रुत लेखक आपका है
यानी खुद आप श्रुत लेखक ले जा रहे हैं तो आपको एक दिन पहले जाना पड़ेगा। यदि आप आरपीएससी से श्रुत लेखक लेना चाहते हैं या सेंटर सुप्रीडेंट से श्रुत लेखक लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 दिन पहले सेंटर सुप्रीडेंट के पास प्रार्थना पत्र देनी होगी आपके चिकित्सा प्रमाण पत्रों के साथ। तो सेंटर सुप्रीडेंट या आरपीएससी आपको है वो उपलब्ध करवाएगी। अब ध्यान से सुने, पहली कंडीशंस ये है कि श्रुत लेखक उस व्यक्ति को मिलता है जिसकी निशक्तता बाध्यता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। दृष्टिबाधिता का स्पष्ट नियम है 40% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, जो पैर से हाथ से विकलांग है, उनके लिए ये जो श्रुत लेखक या जो सपोर्टर है ये उसी समय मिलेगा जब वो व्यक्ति दोनों हाथों से निशक्त है। केवल पैर से विकलांग है उसको श्रुत लेखक नहीं मिलेगा। जो दोनों हाथों से विकलांग है या दोनों हाथों से वो डिसेबल है उसी को मिलेगा, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। या कोई विद्यार्थी सेरेबल पाल्सी का शिकार है, सेरेबल पाल्सी का मतलब होता है लकवाग्रस्त है, तो उसको मिलेगा, और वो भी 40% या उससे अधिक है तो मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि कई बार 40% से कम निशक्तता वाले भी आते हैं। जरूरी नहीं है कि वो उसी कैटेगरी के अंदर हो। हाँ, 40% से कम है, उसने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भराए, निशक्तता से फॉर्म नहीं भराए, लेकिन उस कंडीशंस में भी हो सकता है उसके लिए श्रुत लेखक की आवश्यकता पड़ जाए। तो उस कंडीशंस में ये लिखा है कि यदि 40% से कम है और लेखन कार्य में असमर्थ है तो वो चिकित्सा अधिकारी से अनुमोदित प्रमाण पत्र लाएगा। एक आयोग की वेबसाइट पर मिलता है अनेक्सर डी, परिशिष्ट डी करके मिलता है, उसको वो पूरा भरेगा और कम से कम 2 दिन पहले सारे प्रमाण पत्रों के साथ आयोग से संपर्क करेगा। ध्यान से सुनना, किससे संपर्क करेगा? आयोग से संपर्क करेगा और आयोग उसको स्वीकृति देगा, अन्यथा किसी भी कंडीशंस में उसको लेखक या श्रुत लेखक है वो नहीं मिलेगा। आपको ऐसे कौन लोग है, फॉर द एग्जाम्पल किसी का सडन एक्सीडेंट हो गया, उस कंडीशंस के अंदर। चलो ये तो हो गया निशक्तता का। अब मेजर चीज, और आपको कोई डाउट्स है इसके संबंध में तो मैंने जो पूर्व में नंबर बताए उस पर आप डाल सकते हैं। नीचे पट्टी चल रही है उसमें भी नंबर दिख रहे हैं, उस पर आप व्हाट्सएप के जरिए डाल सकते हैं। परीक्षा स्कीम ये इस तरीके की रहेगी, आपके सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। पहला पेपर 75 मार्क्स का, ये भी सब्जेक्ट का, दूसरा पेपर 75 मार्क्स का, ये भी सब्जेक्ट का। 3-3 ओवर के होंगे। 150 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न है वो आधे अंक का होगा, 1/3 नेगेटिव होने पर काटा जाएगा, ये नियम सेम है। और राजस्थान की जो जनरल स्टडी का पेपर है, पेपर नंबर 3, ये 50 अंक का होगा, टोटल 200 अंक का होगा। इंटरव्यू की बात कर लें तो इंटरव्यू सेल कैरी 24 मार्क्स, यानी 24 नंबर का इंटरव्यू होगा। अब थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में मैं बात कर देता हूं। वैसे नियम ये होता है कि 3 टाइम यानी 3 गुना इंटरव्यू के लिए जो पोस्टें हैं उनका 3 गुना बुलाया जाता है। लेकिन जब तक किस प्रत्येक कैटेगरी के अंदर 3 गुना विद्यार्थी नहीं आ जाते हैं तो उस अनुपात में उसको बढ़ाया जाता है। तो कभी कभार 5 गुना 6 गुना किसी कैटेगरी के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हाँ, एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, अकॉर्डिंग टू सब रूल्स 2 रूल्स 19A, the commission shall not recommended a candidate who has failed to appear in any the written paper and interview। ऐसा कोई प्रावधान अभी रिटर्न पेपर में फेल करने का, रिटर्न पेपर और इंटरव्यू में फेल करने का कोई प्रावधान अभी कमीशन का नहीं है। एक कंडीशंस में डिस्क्वालीफाई होता है वो 5वां विकल्प यदि 10% से अधिक प्रश्नों का नहीं भरता है, वो भी मैं आगे बता दूंगा, उसके अंदर आता है। वो पूरा मैं चीज इसके अंदर क्लियर कर दूंगा। हाँ, स्पष्ट ये चीजें यहां थोड़ी परीक्षा की जानकारी, ओएमआर की जानकारी है कि उक्त पदों हेतु आयोजित परीक्षा के लिए ओएमआर और उत्तर पत्रक भरने के संबंध में जानकारी, क्योंकि नए बच्चे मात इसी में खाते हैं। और वैसे नए बच्चे कभी कभार एग्जाम की बहुत नजदीक पहुंच करके थोड़ा दूर रह जाते हैं सिर्फ ओएमआर भरने की वजह से। वो बच्चे गहराई से समझ लें
कि ईच क्वेश्चन हैज 5 ऑप्शन मार्क्ड एज 1 2 3 4 5, यू हैव डाकन ओनली 1 सर्किल बबल। आपको एक को ही भरना होगा और नेसेसरी है, एक भरना आपका नेसेसरी है। इंडिकेटेड द करेक्ट आंसर ऑन द आंसर शीट यूजिंग ब्लू बॉल पॉइंट पेन। ये ब्लू या ब्लैक भी आप यूज कर सकते हैं, बट ब्लू आप ज्यादा प्रेफर देना क्योंकि आरपीएससी ने इसको लिखा है। तो 5 ऑप्शन वाली ओएमआर मिलेगी। इट इज मैंडेटरी टू फिल 1 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर एक को भरना जरूरी है। यदि हाँ एक को भरना जरूरी तो ए बी सी डी को भरना कोई जरूरी नहीं है, 5वां विकल्प आपको भरना जरूरी है, ई को भरना जरूरी है। फिर ध्यान से देखें कि इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन देन यू हैव टू डार्कन द सर्किल 5। यदि आप कोई प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं तो 5 नंबर के ऑप्शन को आप भरें। इफ नॉन ऑफ द 5 सर्किल इज डार्क्ड 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क ऑफ क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। ध्यान से सुनना, यदि आपने एक प्रश्न को 5वां विकल्प, यदि 4 विकल्प नहीं भरे और 5वां भी नहीं भर दिया तो 1/3 मार्क्स उसका काट लिया जाएगा। आपने देखो, एक तो आप उत्तर नहीं दे रहे हैं, एक तो लॉस वहां हो रहा है, और दूसरा आपने कोई दूसरा प्रश्न सही किया, उसका 1/3 अंक बाहर इसमें से जा रहा है। ऐसी गलती कभी मत करना। और मेरा एक स्टूडेंट है, वो कभी कभार मेरे को कहता है सर मैंने 3rd पेपर के अंदर ऐसा कर दिया, और उस पछतावे से वो डिस्क्वालीफाई हो गया उस पेपर के अंदर। आगे लिखा हुआ इसमें भी, तो आपको डबल लॉस कहीं ना हो जाए। एक तो आप प्रश्न छोड़ रहे हैं और एक आप 5वां क्वेश्चन नहीं भर रहे हैं, तो आपका 1/3 मार्क और जा रहा है। ओके, आगे इसने क्या लिखा है देखो कि आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट मस्ट एग्रीजन दैट he has darkened one of the circle bubbles for each of the question. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time is provided for this. पेपर पूरा हो जाने के बाद आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, और वो किसके लिए मिलेंगे? ये टाइम मिलेगा आपको डार्क्ड ऑफ द ईच सर्किल बबल। जो आपका एक्स्ट्रा, आपको 5वां जो विकल्प भरना होता है उसके लिए आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। कम से कम इस टाइम का आप सदुपयोग जरूर करना। सबसे नीचे वाली लाइन खतरनाक है, ये लाइन अपने दिमाग में, क्योंकि बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं और इसको नहीं पढ़ते हैं तभी भूल हो जाती है कि ए कैंडिडेट हु हैज नॉट डार्क्ड एनी ऑफ द 5 सर्किल इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालिफाइड। यदि किसी विद्यार्थी ने छोड़े गए प्रश्नों का, यानी जिन प्रश्नों का आपने विकल्प भरा ही नहीं है, यदि ऐसे 10% से अधिक प्रश्न है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ये आप अपने दिमाग में बिठा करके जाना। तो मेरे कहने का मतलब बाकी झंझट छोड़ दो, हर विकल्प आपका भर जाना चाहिए। ओके, एक 6 नंबर का पॉइंट है, इस पर भी बात कर लेता हूं मैं। यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है, आपने गलती से किसी दूसरे की श्रेणी में आवेदन कर दिया, तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुए आवेदन पत्र में संशोधन की उपयुक्त निर्धारित अवधि के पश्चात श्रेणी में सुधार की सुविधा अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं तो कहता हूं प्रावधान है ही नहीं ऊपर प्रावधान। हाँ, एक चीज है, श्रेणी के अंदर आपने गलती हुई तो संशोधन तक प्रावधान है। संशोधन के बाद भी आप चेते नहीं, जो संशोधन के 2 विकल्प दिए, इसने लिखा है कि विभिन्न श्रेणी में आवेदन किया है तो एक तो परित्याग माना जाएगा, और यदि आवेदन पत्र में संशोधन की निर्धारित अवधि के पश्चात भी आप सुधार नहीं करते हैं तो सुधार की सुविधा और अनुमति है वो नहीं दी जाएगी। आगे किसी भी तरीके का सुधार नहीं होगा। तो श्रेणी है वो अच्छी तरीके से देख करके आप भरें। उसके बाद में नेक्स्ट, यहां तो 2-3 चीजें हैं, उसको मैं आपको बता देता हूं। एक 8 नंबर का है कि भर्ती परीक्षा में अस्थायी रूप से सफल घोषित हो जाने के उपरांत आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरे जाने हेतु
निर्धारित समयावधि के लिए लिंक खोला जाएगा। विद्यार्थियों पहले ये ऑफलाइन जमा करवाना होता था, अब ये ऑनलाइन भरा जाएगा। ध्यान से सुनना, कौन सा? आप सिलेक्शन हो गया है आपका, या आप रिटर्न परीक्षा के अंदर पास हो गए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो कभी कभार इंटरव्यू से पहले, कभी इंटरव्यू के बाद ये विस्तृत आवेदन पत्र खोला, वैसे इंटरव्यू से तो पहले ही होगा, बाद में नहीं होगा, लिंक खोला जाएगा, उसमें आपको ये भरना है, उसके बाद ये लिंक स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। इसके उपरांत किसी भी प्रकार का ऑनलाइन ऑफलाइन विस्तृत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी की अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। यदि किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है ये कौन से की बात कर रहा है, ये तुम्हारे सिलेक्शन की बात कर रहा है कि जब तुम रिटर्न एग्जाम के अंदर इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाओ तो एक विस्तृत आवेदन पत्र होता है आरपीएससी की साइट पे, पहले उसको डाउनलोड करके भरना होता था, अब उसको ऑनलाइन भरना होता है, उसका प्रिंट लेना होता है। ठीक है, उसके बाद में प्रमाण पत्रों के बारे में बात कर ले। नहीं, इससे पहले एक चीज, हाँ, ये 9वां नंबर आया, वो जो मैं महिला की बात कर रहा था। कई बार महिलाओं को जानकारी नहीं होती बेचारियों को, या लोगों को जानकारी नहीं होती है, कोई महिला जो योग्य है उसके बाद वो छूट जाती है। पॉइंट नंबर 9 को ध्यान से सुने। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने प्रियंका जैन और अन्य प्रकरण के अंदर एक डिसीजन दिया 2017 को। उसके अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक विधवा, परित्यक्ता, विवाह विच्छिन्न, तलाकशुदा वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो उसे विधवा, विवाह विच्छिन्न, तलाकशुदा, परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जाएगा। ये बात क्या कह रहे हैं पता है? आवेदन की अंतिम तिथि तक कोई महिला विधवा थी, उसने विधवा कैटेगरी से फॉर्म भर दिया, आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात वो नियम के अनुसार विवाह कर लेती है तो भी वो उस कैटेगरी में मानी जाएगी। ये बात 9 नंबर की थी। 10वें नंबर में और बात लिखी है, 10वां नंबर इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने व त्रुटि सुधार संशोधन अवधि के पश्चात, यानी संशोधन की डेट चली गई, उसके बाद कोई अभ्यर्थी आकस्मिक रूप से दिव्यांग या विधवा हो जाता है, दिव्यांग भी हो सकता है, जैसे हाथ टूट गया किसी का, विकलांग हो गया या विधवा हो गई, तो उसे लिखित परीक्षा, ध्यान से सुनना, या संवीक्षा परीक्षा या जो भी साक्षात्कार है के अंतिम परिणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा। ध्यान से सुनना, ये किसके लिए है? जो संशोधन तिथि के बाद में जिसके साथ कुछ हो गया, या तो वो विकलांग हो गया या कोई महिला विधवा हो गई। इसमें दिव्यांग और विधवा दो ही लिखा है, इसमें तलाकशुदा की बात नहीं की है, ध्यान से सुनना। तो फिर वो है, वो आवेदन करेगा। और इसमें क्या लिखा देखो, आवेदन करना होगा जिसके लिए विधवा हेतु आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, लिंक दस्तावेज, और भी साथ में दस्तावेज है क्या, राशन कार्ड, बच्चे हैं तो उनका जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र, तथा दिव्यांग है तो निशक्ता प्रमाण पत्र में 500 रुपए का ऑनलाइन शुल्क भुगतान कर उसकी प्राप्ति रसीद, ये शुल्क भुगतान ऑनलाइन होगा आरपीएससी के लिए, और ये प्रस्तुत करेंगे तभी परिवर्तन स्वीकार्य होगा। ये ऑनलाइन आवेदन पत्र तो सबके लिए है, निशक्ता और विधवा दोनों के लिए, रसीद के साथ आप आरपीएससी में डालोगे तो ही ये स्वीकार्य होगा। किसी परीक्षा में एक से अधिक चरण होने पर, ये थोड़ी सी अलग लाइन है, ध्यान से सुनना। किसी, अब वो तो आपको समझ में आ गया कि संशोधन के बाद भी किसी के साथ भगवान ऐसा कर देता है तो आरपीएससी उसके लिए दरवाजे खोलती है कि आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, वो अपना प्रमाण पत्र दे करके। आगे इसने लिखा है कि किसी परीक्षा के एक से अधिक चरण होने पर, एक से अधिक चरण माना कि जैसे कोई परीक्षा है वो 5-5, 6-6 चरणों में होती है, ज्यादा अभ्यर्थी है तो, प्रथम चरण की परीक्षा उपरांत अभ्यर्थी विधवा या दिव्यांग हो जाता है, जैसे कोई भर्ती है उसके अंदर पहला चरण चला गया, उसके बाद विद्यार्थी दिव्यांग हो जाता है, तो वर्ग परिवर्तन का लाभ
आने वाले परिणाम में ही दे होगा, यानी आगे वाली परीक्षा में ही दे होगा, परंतु पूर्व के परिणाम को इस आधार पर रिव्यू या पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। माना कि उस भर्ती में 5 चरण है और विद्यार्थी पहले चरण में परीक्षा दे गया और उसके बाद में वो दिव्यांग हो गया, उसको लाभ नहीं मिलेगा। यदि पहले चरण की परीक्षा होगी, उसके अंदर वो नहीं था, वो उसका एग्जाम छठे चरण में था और पहले चरण की परीक्षा हो गई, यानी इसका मतलब परीक्षा तो शुरू हो गई, उसके बाद वो विकलांग हो गया लेकिन उसकी परीक्षा होनी है तो उसको वो फायदा मिल जाएगा। ये बात ये कर रहा है। ओके, उसके बाद में एक 20वां है, बाकी तो ज्यादा काम का नहीं है, सेशन काफी लंबा हो रहा है बट जानकारी मैं आपको पूर्ण रूप से देने की कोशिश कर रहा हूं। 20वां है, राज्य कर्मचारी को दे लाभ या आयु सीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही है। जो आयु सीमा में छूट मिली है सरकारी कर्मचारियों के हिसाब से कुछ पैरामीटर है उसमें, वो केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारी है, किसी अन्य राज्य या केंद्रीय सेवा से आने वाले कर्मचारी या उन अभ्यर्थियों के लिए नहीं होगी। ओके, उसके बाद प्रमाण पत्रों पर बात कर लें। प्रमाण पत्रों के सत्यापन और इससे संबंधित, क्योंकि कई बार जाति प्रमाण पत्र को लेकर के, मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर के विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में रहते हैं, उनका भी क्लियरिफिकेशन मैं यहां कर दूं। प्रमाण पत्रों में देखो, जाति प्रमाण पत्र के बारे में लिखा हुआ है स्पष्ट कि जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। इसका मतलब विद्यार्थियों ये ध्यान रखना कि आज आप फॉर्म भर रहे हैं तो इससे पहले का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ हो जाना चाहिए। खैर एक विकल्प देता है शपथ पत्र का, लेकिन आरपीएससी नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग में पात्रता रखता था। ये सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। ये मैं हमेशा मेरे जो स्टूडेंट है उनको कहता हूं। आरपीएससी जब अंतिम काउंसलिंग होती है उस समय लेटेस्ट जाति प्रमाण पत्र जरूर मांगती है। एक जाति प्रमाण पत्र मांगती है कि आपने फॉर्म भरा उस समय का जाति प्रमाण पत्र लाओ, या तो फॉर्म भरते हैं उससे पहले का जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी वर्ग इनके लिए 6 महीने का दे रखा है, वो होना चाहिए। नहीं है तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। आप लास्ट में आप कैटेगरी भर दीजिए, कोई बात नहीं, आप लास्ट में एक शपथ पत्र दे सकते हैं कि मैं उस दिन इसी वर्ग के अंदर था। इसके अलावा देखिए, जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग है यानी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी एमबीसी की बात कर लें हम, इनके प्रमाण पत्र में निवास स्थान और क्रीमी नॉन क्रीमी की प्रविष्टि बिल्कुल सही होनी चाहिए। नॉन क्रीमी है तो वो इसमें आएगा ही नहीं, सॉरी क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता है तो वो इसमें आएगा ही नहीं। तो एक तो जो जाति प्रमाण पत्र है उसके अंदर निवास स्थान और क्रीमी लेयर ये अच्छी तरीके से लिखा होना चाहिए। अगली बात बड़ी गजब की लिखी, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र नियमानुसार माता एवं पिता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो। किसी भी हालत के अंदर जाति प्रमाण पत्र जिसका भी है वो माता और पिता के नाम पे ही बनता है, उसकी आय पे ही बनता है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है। महिला जिनका विवाह हो गया वो भले ही ससुराल में रहते, जाति प्रमाण पत्र उसका मां बाप के नाम पे बनेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिलाएं आवेदन को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु पिता के नाम, निवास स्थान और आय के आधार पर ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उस वर्ग में लाभ दे नहीं होगा। महिलाएं बिल्कुल साफ, वैसे तो ये नियम सबको पता है, और इसने नीचे स्पष्ट लिखा, पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अब इससे स्पष्ट आरपीएससी क्या लाइन लिख सके। ओके, और दूसरा, जो राजस्थान राज्य के पिछड़े वर्ग या अति पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर अभ्यर्थी है,
अब क्रीमी लेयर की कैटेगरी आप पटवारियों को पूछ सकते हैं कौन क्रीमी लेयर में आता है। यदि आपका जाति प्रमाण पत्र क्रीमी लेयर का बन गया है तो आपको आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन में सामान्य वर्ग से आवेदन के रूप में आवेदन करें। ये आपको कैटेगरी ध्यान रखनी जरूरी है। यदि आप क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, ओबीसी वर्ग के हैं और क्रीमी लेयर में आते हैं, तो आप ओबीसी में फॉर्म नहीं भरे, आप जनरल के अंदर ही फॉर्म भरे। ओके। और अनुसूचित जाति जनजाति में भी यही है। इनमें भी जो महिला आवेदक है वो आरक्षित प्रवर्ग का लाभ लेने के लिए पिता के नाम और निवास स्थान के आधार पर ही आप वो जाति प्रमाण पत्र बनाए, और पति के नाम का जाति प्रमाण पत्र आपके लिए भी मान्य नहीं होगा। इसका मतलब जाति प्रमाण पत्र जहां भी बनेगा वो पिता और माता की आय के आधार पर और उनके मूल निवास स्थान के आधार पर ही बनेगा। और इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर, जो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र है वो भी पिता के नाम और उनकी पारिवारिक आय के आधार पर ही बनेगा। और ध्यान रखना, ये जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है ये भी राजस्थान राज्य के मूल निवासी के लिए ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप सेंटर के ईडब्ल्यूएस के आधार पर राजस्थान राज्य के अंदर नौकरी लेने का प्रयास कर लो, ये गलत है। ओके। उसके बाद कुछ रूल्स और रेगुलेशन और है, वो है संतान से संबंधित 10 नंबर का पेरा है। वैसे संतान वाला तो आप सबको पता है। यदि आप 1 जून 2002 के पश्चात 2 से अधिक संतानें हैं तो स्पष्ट लिखा है सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। 1 जून 2006 के बाद 2 जून सॉरी नहीं 1 जून है 2 जून नहीं 1 जून 2006 के बाद यदि आपकी संतानें 2 से अधिक है तो आप सेवा के लिए पात्र नहीं है, ये बात स्पष्ट समझ लें। अब इसके अंदर मैं कुछ चीजें बताता हूं। जुड़वा का क्या सिस्टम है ये भी बता देता हूं, और यदि पुनर्विवाह किया है तो उसका क्या है। देखो जुड़वा का ये सिस्टम है, इसमें भी लिखा हुआ है सर्कुलर में, आप अच्छी तरीके से देख लें। यदि आपके पहले प्रसव में एक बच्चा हुआ है, यानी पहली बार एक बच्चा पैदा हुआ है और दूसरे प्रसव में जुड़वा हो गया, तो पहले प्रसव में एक बच्चा एक माना जाएगा और दूसरे प्रसव में जितने भी बच्चे होंगे वो सब एक यूनिट माने जाएंगे। चाहे दूसरे प्रसव में 2 बच्चे हुए हैं, 3 बच्चे जुड़वा हो गए तो भी वो एक यूनिट मानी जाएगी। आगे बात समझ में। यदि पहले प्रसव के अंदर ही जुड़वा 2 बच्चे पैदा हो गए तो आपके 2 बच्चे कंप्लीट हो गए हैं, अगला प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। यह है जुड़वा संतान का नियम। इसके अलावा पुनर्विवाह की मैं बात कर लूं, और हां यदि जून 2002 से पहले आपके जितने भी संतानें थी वो सब एक यूनिट मानी जाएगी। जून 2002 से जून 2006 से 2002 से पहले आपके जो चाहे 5 संतान है तो भी उसको एक यूनिट माना जाएगा, और उसके बाद यदि एक संतान पैदा हुई है तो वो आपकी 2 यूनिट हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपने पुनर्विवाह किया है और बिल्कुल विधान विवाह अधिनियम नियम के अनुरूप किया है तो आपके उस पुनर्विवाह से पहले जो भी संतानें थी, जैसे कोई महिला की डेथ हो गई या कुछ घटना हुई, वो सारी संतानें एक यूनिट मानी जाती है। और उसके बाद जो नए विवाह आपने किया है उसके बाद वाली संतान है वो अगली यूनिट से काउंट होगी। तो पहले जितनी भी जो संतानें हैं वो एक यूनिट है, और उसके बाद अगले विवाह से आपकी जो संतानें होती वो एक यूनिट मानी जाती है। ओके। और इसके अलावा यदि आप राज्य सेवा के अंदर है, यानी पहले आप सरकारी कार्मिक है और आप आवेदन पत्र भर रहे हैं, तो आपको तत्संबंधी आपका नियोक्ता अधिकारी उससे एनओसी अप्लाई कर देनी चाहिए। एग्जाम के समय आपके पास एनओसी होनी चाहिए, या पात्रता के दौरान आपके पास है वो एनओसी होनी जरूरी है। ओके, ये इसकी हो गई मेजर शर्तें, और हालांकि ये क्लास भी काफी लंबी हो गई है। अभी मैं मूल रूप से ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं, बाकी अलग सेशन के अंदर बताऊंगा। ज्योग्राफी में हमने पिछली भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती थी
उसमें बेहतर प्रयास किया था। और आप सबको पता है कि उस भर्ती में मैंने 2 कोर्सेज चलाए थे, और वो कोर्सेज भी आपके सामने हैं। कभी कभार एक तो ये कोर्सेज चला था रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस और डिजिटल मैपिंग का। इसको मैं अभी बहुत जल्दी ही आपके बीच में ले आऊंगा। और इसके अलावा एक ये कोर्स चलाया था असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल, कठिन चैप्टरों पर क्लासें, जिसमें रिसर्च, कार्टो, स्टैटिक्स और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। इसको मैं कंबाइंड करके डाल रहा हूं। बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है। जो पूर्व के अंदर हमारे स्टूडेंट हैं वो इनसे जुड़े हुए थे, उनको पता है। और मैं जल्दी ही इनसे जो आए हुए प्रश्न है, हालांकि मैं थोड़ा इस काम में बिजी हो गया, तो इनमें से जो अपने प्रश्न पुटअप हुए थे उनका मेरे वीडियो डालना है कि भाई 25 क्लास में से आपको 12 क्वेश्चन मिले थे। मैंने 25 क्लासें डाली थी इसके अंदर, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस और डिजिटल मैपिंग के अंदर मात्र 25 क्लासें थी, जिनमें से 11 क्वेश्चन आए थे। और टोटल 13 आए थे, जीआईएस, जीपीएस, इनमें से 13 क्वेश्चन आए थे। 11 क्वेश्चन सीधे सीधे थे। सामान्य बच्चे 7-8 करके आ रहे थे, और इसमें 11 क्वेश्चन सीधे आए थे, आपको पता हो। और इसमें सांख्यिकी में, कार्टोग्राफी में आपको बहुत मदद मिली थी। और यहां तक कि रिसर्च के भी कुछ टॉपिक मेरे रह गए थे करवाने। जितना मैंने कोशिश की थी, मैक्सिमम क्वेश्चन है वो उठने की पॉसिबिलिटी इनमें से रहती है, पिछले एग्जाम में भी उठे थे। तो इसको कंबाइंड करके और मैं एक हॉल कोर्स है वो अभी ला रहा हूं। इसके अलावा अभी जो हमारा चल रहा है, ये बैच अभी चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर साक्षात्कार का। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है। और इनके लगभग 40-50 सेशन आने हैं, 32 सेशन इनके आ चुके हैं। और इसमें पूरा आपको बताया जाता है कि इंटरव्यू में कौन से चैप्टर को किस तरीके से तैयार करना है और किस चैप्टर में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा आप स्कूल एजुकेशन की तैयारी करते हैं तो स्कूल एजुकेशन में हमारा 2 कोर्स चल रहा है। एक तो ये टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है, यूट्यूब पे आप देख लेना। और इसके अलावा एक कोर्स आप चल रहा है खुद, ये स्कूल व्याख्याता भूगोल ऑनलाइन कोर्स विथ टेस्ट सीरीज। और इसमें लगभग 200 क्लासें आ गई है, 300 के आसपास क्लासें होगी। 200 क्लासों में ज्योग्राफिकल थॉट पूरा हो गया है, फिजिकल ज्योग्राफी ग्रेजुएशन और सीनियर लेवल की कंप्लीट है, ह्यूमन ज्योग्राफी ग्रेजुएशन और सीनियर लेवल की कंप्लीट है, और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है वो कंप्लीट है, और इंडिया ज्योग्राफी का फिजिकल फीचर कंप्लीट हो गया है। अभी हमने शुरू किया है पीजी लेवल का, पीजी में जियोमॉर्फोलॉजी को शुरू किया है। और ज्योग्राफिकल थॉट है वो पीजी लेवल के भी क्लियर हो चुके हैं। ज्योग्राफिकल थॉट के अलावा जो भी चैप्टर रहा है पीजी लेवल का वो है, और इंडिया ज्योग्राफी के चैप्टर और राजस्थान ज्योग्राफी पूरी बाकी है। ये अभी इसके अंदर चल रहा है। तो मोटी मोटी बात आपसे हो गई। आपको मेरा कहना तो यही है कि जो लोग एकेडमिक क्षेत्र में आ गए हैं उन्हें पूरे मनोयोग के साथ इसमें लग जाना चाहिए। और सफलता मेहनत की मोहताज होती है। कभी भी आप सीट देख करके, कंपटीशन देख करके घबरा जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए मेरा कहना तो यही है कि आप पूरे मनोयोग के साथ लगें, अपना 100% दे, सफलता आपकी तरफ जरूर आएगी। कोई डिमोरलाइज होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है एक नियमित, संयमित और पूरे मनोयोग के साथ कंटिन्यूटी बिठाना, अध्ययन में कंटिन्यूटी लाना। और जब तक अध्ययन में कंटिन्यूटी नहीं आएगी तब तक आप मंजिल की तरफ नहीं जा पाओगे। इसके अलावा मैंने पिछला जो अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ था उसके यूट्यूब पे मैंने सिलेबस विश्लेषण की वीडियो डाले थे, आज भी पढ़े हैं वो देख लेना। कुछ उसको मॉडिफाई करके फिर डालूंगा मैं। आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि हमें किस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और बाकी मैं इस बार पूरी कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम हार्ड चैप्टर है वो मैं इस कोर्स के अंदर ऐड करके और बहुत इजी करके और आप तक प्रोवाइड करने का प्रयास करूं। तो धन्यवाद, आज के सेशन में इतना ही। और फिर किसी अगले सेशन में हम ज्योग्राफी पर डिटेल से बात करेंगे। धन्यवाद।